वेलकम टू ब्राइट मैट इंस्टीट्यूट। आज हम नीट 2026 एग्जाम में बायोलॉजी में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसके स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, नीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बी ग्रुप स्टूडेंट्स, राइट? those students who want to secure their admission in medical and paramedical branches, they have to compulsorily have to appear in the NEET examination. Now NEET का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है? तो NEET जो है उसमें स्टैंडर्ड 11th और 12th दोनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजी ओनली। अब जो सिलेबस है नीट का, उसमें कितने चैप्टर्स है, कितने यूनिट्स है? तो भाई टोटल 10 यूनिट्स जो 11-12 बायोलॉजी के हैं वो पूछे जाते हैं और टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के। 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी के ऊपर है और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है, राइट? तो आउट ऑफ 720, 360 मार्क्स आर ऑफ बायोलॉजी। नाउ एग्जामिनेशन का मोड कैसा है? तो भाई ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, पेन पेपर, राइट? उसमें से टोटल 90 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के आते हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज बॉटनी, अनदर इज जूलॉजी, राइट? तो आउट ऑफ 90, टोटल 45 क्वेश्चंस आर फ्रॉम बॉटनी एंड टोटल 45 क्वेश्चंस, रिमेनिंग टोटल 45 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जूलॉजी। क्वेश्चन टाइप कैसा होता है? तो भाई मल्टीपल चॉइस होते हैं, राइट? हर क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक जो है वो राइट होता है, वो आपको चूज करना होता है। मार्किंग स्कीम कैसी है? तो भाई +4, मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आपने गलत आंसर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, राइट? -1 मार्क जो है वो कटता है और अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो उस क्वेश्चन के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई बॉटनी में और जूलॉजी में टोटल बायोलॉजी के जो 10 यूनिट्स है 11 और 12 स्टैंडर्ड के मिलाकर, 11 में जो है वो 19 चैप्टर्स है और 12 में जो है वो 13 चैप्टर्स है। तो उनको किस तरह से बॉटनी एंड जूलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो बॉटनी में देखें तो 12th का जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर जो है, या तो वी कैन से कि भाई ये वाला जो पूरा यूनिट है वो इसमें बॉटनी में है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मतलब 11, 12, 13, 12 का। प्लांट फिजियोलॉजी 11 का, 11, 12, 13। प्लांट डाइवर्सिटी 11 का 13। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 11 का 8 चैप्टर। प्लांट रिप्रोडक्शन 12th का फर्स्ट चैप्टर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगेन 11 स्टैंडर्ड का 5th और 6th चैप्टर एंड प्लांट एनाटॉमी, राइट? 5th एंड 6th चैप्टर जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि आपका जो 11 का यूनिट 5 जो है, राइट? चैप्टर नंबर 14 से लेकर 19 तक सारे दे आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि 12th का चैप्टर 2 एंड 3rd। एनिमल डाइवर्सिटी 11 का चैप्टर 4। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसमें हम एनिमल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो 12th का चैप्टर 6 है। स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यूज अगेन 11 स्टैंडर्ड का जो 7 चैप्टर आता है उसमें से आएगा। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन 12 स्टैंडर्ड का 9th एंड 10th चैप्टर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 12 स्टैंडर्ड का 7th एंड 8th चैप्टर, राइट? एंड बायोमोलिक्यूल्स जो है, राइट, 11 स्टैंडर्ड का 9 चैप्टर, ये सब इंक्लूडेड है जूलॉजी में। अब आगे बात करेंगे भाई नीट 2026 में यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हमने पहले ही बोला कि भाई नीट जो बायोलॉजी जो है उसको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 11 और 12। हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो 11 में 5 यूनिट्स है, 12 में 5 यूनिट्स है। तो सबसे पहला यूनिट जो है 11 में, इट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपका, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। अब उसमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर नीट? तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की एंड नोमेनक्लेचर रूल्स, इट इज फ्रॉम चैप्टर 1। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज फ्रॉम चैप्टर 2। अगेन वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकेंस, ओके, दे आर इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 2। प्लांट किंगडम जिसमें आएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये है चैप्टर 3 आपका। एंड चैप्टर 4 जिसमें एनिमल किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स मतलब कि सारे फाइलम एंड क्लासेस, ओके, इसमें से उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं यूनिट 2 विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है? तो 5, 6 एंड 7 11 स्टैंडर्ड के।
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आपको याद रखना है। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये है चैप्टर नंबर 5 में। फिर आता है प्लांट टिश्यूज, राइट, ये आएगा चैप्टर नंबर 7 में, जो कि नए सिलेबस में नहीं है। एनिमल टिश्यूज जिसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल सिस्टम, यहाँ पर मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। और एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम और रूट जो आएगा चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड के। उसके बाद आता है आपका यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें सेल थियरी, ये है आपका चैप्टर नंबर 8। सेल थियरी एंड सेल ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स, जिसमें आपको पता ही है कौन सा है इंपॉर्टेंट, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सिंगर एंड निकोसन वाला। एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 4, जिसमें आएंगे चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। 11 जो है आपका फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 वर्सेस C4 पाथवे, इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 12, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चैप्टर नंबर 13 में याद खास क्या रखना है आपको मेन, तो भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 2 टाइप के होते हैं, पता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग, राइट, ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 5, जो है चैप्टर नंबर 14 से लेकर 19 तक, राइट, जिसमें आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें आपको हार्ट एंड कार्डियक साइकिल खास याद करना ही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम जिसमें रिफ्लेक्स आर्क एंड ब्रेन, ये हमारे NCERT के नए सिलेबस में नहीं है, मतलब कि बुक में नहीं, ओके। एंडोक्राइन सिस्टम एंड हॉर्मोन्स, इसके अलावा लोकोमोशन, मसल्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, यू हैव टू प्रिपेयर, ओके। चलो, ये हो गया 11 का। अब बात करते हैं यूनिट 6, मतलब कि 12th की NCERT की। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम दोनों ही रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज प्लांट रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल एंड फीमेल सिस्टम्स और आपको oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। एंड ये आ गया यहाँ पर, देखो, गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच इज ऑल्सो फ्रॉम द सेकंड यूनिट एंड इन सेकंड चैप्टर। एंड थर्ड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आता है कॉन्ट्रासेप्शन एंड ART, राइट, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम IVF है, ZIFT है, GIFT है, IUI है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, राइट। अब आगे यहाँ पर हमने जो बात की ना, यहाँ पर हमें इनके डिसीजेस भी कवर करने हैं। हर सिस्टम में डिसीजेस दिए हैं, हर फिजियोलॉजिकल सिस्टम में डिसीजेस दिए हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। फिर आता है यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। भाई सबको बहुत ज़्यादा टफ भी पड़ता है, बहुत सारे बच्चे उसमें से 1-2 चैप्टर स्किप भी कर देते हैं, बट फॉर नीट इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इसको तो आपको करना ही है। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें टोटल 3 चैप्टर है, राइट, 4th, 5th एंड 6th। 4th चैप्टर में से मेंडल्स लॉ एंड क्रॉसिस, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बारे में बात करेंगे। मेंडल्स लॉ जो है वो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, राइट। और फिर आता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें से DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीनेटिक कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड चैप्टर नंबर 6 में से इवोल्यूशन की अलग अलग थियरीज और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को तो आपको कभी भी मिस करना नहीं है, ठीक है, ये आपको करना ही है, थियरी भी और इसके इक्वेशन भी। फिर आता है यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 7 एंड 8 जो है वो इंक्लूडेड है। 7 में आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, यहाँ पर हम अलग अलग डिसीजेज के बारे में बात करते हैं, पता ही है आपको, बैक्टीरियल डिसीजेज है, वायरल डिसीजेज है, प्रोटोजुआ से जो डिसीजेज होते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप की है, इनेट है, एडेप्टिव है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। फिर आता है वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एलर्जी, ये सब आप पढ़ चुके हो, राइट।
फिर आता है चैप्टर नंबर 8 में से माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री। हाउस होल्ड में कर्ड है, टॉडी, ये सब पढ़ चुके हो। एंड इंडस्ट्री में अलग अलग एंजाइम जो है, ऑर्गेनिक एसिड जो है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं। फिर आता है हमारा यूनिट 9 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। दोनों ही चैप्टर जो है उसमें देखो, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट इसको आपको अगेन इसको भी स्किप नहीं करना है। ये भले ही पहली बार में आपको टफ लगे, बट दिस बहुत इजी चैप्टर्स है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर्स है। तो उसमें सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 9 में से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें कौन से स्टेप्स है ये आपको पता होने चाहिए, जैसे हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, फिर उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करना है, राइट, ये सब। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वेक्टर्स, यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। वेक्टर्स में PBr322 क्या काम करता है, कैसे काम करता है, PBr322 में कितनी कितनी साइट्स होती है, ओरी साइट्स है, राइट। फिर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लोनिंग साइट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको खास याद रखने हैं। फिर आता है PCR एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। PCR अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GM क्रॉप्स आते हैं चैप्टर नंबर 10 में से, जिसमें आपको मेन याद रखना है BT कॉटन, बैसिलस thuringiensis। और जीन थेरापी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, जीन थेरापी ADA वाला एग्जाम्पल है, राइट, ये आपको याद रखना। फिर आता है हमारा लास्ट यूनिट जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें चैप्टर 11, 12 एंड 13 इंक्लूडेड है फ्रॉम 12th NCERT। ओके, फर्स्ट 11 चैप्टर में से आएगा इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम किस चीज की बनी हुई है, राइट, बायोलॉजिकल, एबायोलॉजिकल फैक्टर्स। एनर्जी फ्लो, किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। फिर आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स है, 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल्स है आपकी बुक में। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये NCERT की बुक में से हाल निकल गया है, नई बुक में से, बट ये अगेन इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 13 में से आता है। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, किस तरह की किस टाइप की डाइवर्सिटी होती है, किस तरह से हम कंजर्वेशन करते हैं, एक्स सिटू इन सिटू बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रीजंस है। एनवायरमेंटल इश्यूज, ये भी हमारे NCERT के नए सिलेबस में नहीं है। अब हम देखेंगे कि भाई यूनिट वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतने साल के जो पेपर्स है उसमें से ऑन एंड एवरेज। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस, सेकंड यूनिट में से 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थर्ड यूनिट है उसमें से 7 to 9, फोर्थ में से 6 to 8, फिफ्थ में से 10 to 12 क्वेश्चन, 6 यूनिट में से 9 to 11 क्वेश्चन, जीनेटिक्स वाला जो 7 यूनिट है उसमें से 12 to 14 क्वेश्चन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 8 उसमें से पूछते हैं 8 to 10 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी में से 8 to 9 एंड यूनिट 10 में से 8 to 10 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो भाई यूनिट 7 जीनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 4, 5 एंड 6 का। फिर दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 14 टू चैप्टर 19 का। फिर आता है रिप्रोडक्शन, राइट, मतलब कि 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1, 2 एंड 3 का। ओके, उसके बाद आता है यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 7 एंड 8 के बारे में। फिर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 11, 12 एंड 13। ये जो है इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1, 2, 3, 4, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन, राइट, इनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हाई वेटेज बायोलॉजी चैप्टर्स या वी कैन से यूनिट्स किस में से सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जो चैप्टर, जो यूनिट ऐसा है जिसमें ज्यादा चैप्टर्स है, या तो जो चैप्टर ऐसे है जो लेंदी है, राइट, उनको ही, उनमें से ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको इनको स्किप नहीं करना है। जैसे पहला हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 14 to 9, ये आपको करने ही है, इसके डिसीजेस भी करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 4 to 6, ये भी आपको करना है। मेंडल्स लॉ, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये सब आपको करना है, राइट। लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, पेडिग्री एनालिसिस है, ये सब यू हैव टू डू। एवोल्यूशन में हार्डी वेनबर्ग तो कभी भी मिस नहीं करना है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अगेन 12th का चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13।
सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 11th स्टैंडर्ड का आपका हो गया 8th, 9th एंड 10th, राइट। चलो रिप्रोडक्शन में यहाँ पर हम दोनों ही रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। चैप्टर स्टैंडर्ड 12th में आपका चैप्टर 1 एंड 2 दोनों आ जाएंगे, प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, और एनिमल रिप्रोडक्शन के साथ साथ आपका चैप्टर 3 भी इंक्लूडेड होगा। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो वो 11th स्टैंडर्ड के आपके चैप्टर हो गए 11, 12 एंड 13, जिसमें से आपको यहाँ से फोटोसिंथेसिस जो है उसमें C3 C4 साइकिल ये सब खास याद रखना है, C3 और C4 के बीच का डिफरेंस याद रखना है। ओके, और 12 की बात करें तो 12 चैप्टर में आता है आपका रेस्पिरेशन, जिसमें आता है ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब्स साइकिल है, ETS है, राइट, और ATP का जो काउंटिंग है वो आपको याद रखना है। और 13 में से तो आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स याद रखने, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। एंड फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट जो 12th स्टैंडर्ड का है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 एंड 10 इंक्लूडेड है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर्स और वी कैन से हाई वेटेज बायोलॉजी चैप्टर्स या यूनिट इतने हैं, इनको आपको कभी भी मिस नहीं करना। एक तो ये 3, 4, 5 और 6 ये तो आपको करने ही है। ओके, फिर आता है सोर्सेज टू प्रैक्टिस। अब कहाँ से हम पढ़ाई करेंगे, तो भाई आपके पास NCERT एग्जाम्पलर है, उसमें से करना है। प्रीवियस 10 ईयर्स नीट पेपर जो है उनको आपको रेफर करना है, जिसकी वजह से आपको आइडिया आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, कहाँ से पूछे जाते हैं। NCERT में से पूछे जाते हैं तो किस तरह के हैं, AR टाइप के क्वेश्चन है, डायग्राम में से कैसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड कौन से चैप्टर में पूछे जाते हैं। ओके, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक्स में आप MTG की जो बुक आती है उसको रेफर कर सकते हो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि उसका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। अब नीट में अगर यू हैव टू स्कोर 320 प्लस इन बायोलॉजी की बात करें, अगर बायोलॉजी में आपने स्कोर अच्छा कर लिया तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला कि भाई 50% वेटेज जो है वो कौन कैरी करता है, तो भाई बायोलॉजी अकेला। तो उसके लिए यू हैव टू रिवाइज NCERT 3 to 4 टाइम्स। ओके, 11, 12 दोनों की बायोलॉजी की NCERT 3 to 4 टाइम्स आपकी रिवाइज होनी चाहिए नीट की एग्जाम के अगले दिन तक। और PYQs जो है वो आपको 2005 से 2025 के करने हैं, इसके 2 राउंड्स आपको मिनिमम करने हैं। ओके, फिर आता है डायग्राम्स, टेबल्स, एग्जाम्पल्स। ओके, ये सब आपको मिस नहीं करना है। बुक में से छोटा डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंट्रोडक्शन देता है ना यूनिट के आगे, उसमें से नीट में 2025 में क्वेश्चन पूछे है बायोलॉजी में, राइट, जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसके नीचे डायरेक्ट जो लिखा होता है उसमें से हमें आंसर मिल जाता है, पर हम क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम देखते हैं पर उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन देखते नहीं है। तो वो आपको मिस नहीं करना है, उसमें से भी पूछते हैं। टेबल्स में से आपको डेटा पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। और दूसरा क्या करना है, तो भाई डेली रिवीजन करना है, इट इज मस्ट। अगर आपको नीट में बायोलॉजी में 320 प्लस से ज्यादा स्कोर करना है आउट ऑफ 360, तो ये सब जरूरी है।